नमस्कार। श्री कृष्ण ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट संख्या 4 देखेंगे। यह बिहार एसएससी के साथ साथ बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन भिखाजी कामा, महादेव गोविंद रानाडे, पिंगली वेंकैया, महादेव देसाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। जो भिखाजी कामा है, इनको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है भिखाजी कामा को। और पिंगली वेंकैया ने ही राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। कौन? पिंगली वेंकैया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? रूस से। रूस से और क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य भी रूस से लिया गया है। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय स्वरूप या और एकल नागरिकता। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार और प्रस्तावना। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। जो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबित होता है वह कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंों की घाटी के नाम से जाना जाता है? कोटोपैक्सी, चिम्बराजो, कटमई, एटना। इसका सही उत्तर हो जाएगा कटमई। कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र को 10,000 धुआंों की घाटी के नाम से जाना जाता है। कोटोपैक्सी जो पर्वत है यह एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। कौन? कोटोपैक्सी एंडीज पर्वतमाला में। एटना कहाँ है? इटली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10,000 धुआंों की घाटी के नाम से कटमई। अगला प्रश्न है, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्तिकरण का धोखाधड़ीपूर्ण कार्य करना क्या कहलाता है? मालवेयर, ट्रोजन, ऑप्शन सी हैकिंग, ऑप्शन डी फिशिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा फिशिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा फिशिंग। तो निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्तिकरण का धोखाधड़ीपूर्ण कार्य क्या कहलाता है? फिशिंग। वर्ष 1928 में, अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा कौन सा अधिनियम प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए इल्बर्ट बिल, ऑप्शन बी अधिकारों का बिल, ऑप्शन सी आपराधिक जनजाति अधिनियम, ऑप्शन डी सिंहभूम अलगाव विधेयक। इसका उत्तर आप कमेंट में बॉक्स में दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकारों का बिल। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा कौन सा अधिनियम प्रस्तावित किया गया था? अधिकारों का बिल। जो इल्बर्ट बिल है यह 1883 में लागू हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं, किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत पुरानी प्रथा है? किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत पुरानी प्रथा है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा बांस ड्रिप सिंचाई मेघालय में। यह 200 साल पुरानी प्रणाली है। जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है 200 साल पुरानी प्रणाली है। मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर। यहाँ पर सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा है कर्मलियाट प्राह, जिसका नाम है कर्मलियाट प्राह। जो प्राकृतिक गुफा है मेघालय में उसका नाम है कर्मलियाट प्राह। यहाँ पे गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश यह भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो कितना है? लगभग 57% है। 57% इसका योगदान है अकेले मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन में। मिर्च को आश्चर्य मसाला भी कहा जाता है।
जो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला लगता है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा घाटी के समानांतर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नर्मदा घाटी के समानांतर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ, विंध्य पर्वत, हिमालय, पश्चिमी घाट। इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्य पर्वत। जो विंध्य पर्वत है यह नर्मदा घाटी के समानांतर पहाड़ी है। देखते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। ये जो नीलगिरी की पहाड़ी है यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है दक्षिण में, वह नीलगिरी की पहाड़ी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है 2637 मीटर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। जो विंध्य पर्वत है यह नर्मदा घाटी के समानांतर गुजरात के जोबट से बिहार के सासाराम तक पूर्व पश्चिम दिशा से लगभग 1200 किलोमीटर समानांतर चलता है। कौन? नीलगिरी के पर्वत और नर्मदा घाटी। अगला प्रश्न, कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? यानी कि इसमें बताना है कौन सी मीठे पानी का झील नहीं है। इसमें 3 मीठे पानी का झील है और 1 मीठे पानी का झील नहीं है। ऑप्शन ए पुलिकट, ऑप्शन बी लोकटक, ऑप्शन सी भीमताल, ऑप्शन डी नैनीताल। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलिकट। जो पुलिकट है आंध्र प्रदेश में, यह मीठे पानी का झील नहीं है, यह खारे पानी का लैगून झील है। कौन? पुलिकट। लोकटक, भीमताल और नैनीताल यह मीठे पानी का झील है। लोकटक कहाँ पे है? मणिपुर में, यह भी मीठे पानी का झील है। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र उत्तराखंड में, यह भी मीठे पानी का है। और नैनीताल भी उत्तराखंड में ही है। अगला प्रश्न, पाइका किस राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है? पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है? उत्तराखंड, झारखंड, सिक्किम और मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। पाइका झारखंड से संबंधित। उत्तराखंड में रासलीला झोरा, जो उत्तराखंड में है रासलीला और झोरा पारंपरिक नृत्य है। झारखंड में जो पाइका नृत्य है यह मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। यहाँ पे और भी हैं नृत्य, जैसे डोमकच, छऊ, संथाली। सिक्किम में है याकचाम नृत्य है सिक्किम में। और मध्य प्रदेश में है मटकी जावरा और खड़ा नाच। अगला प्रश्न, राजगीर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा किस झील के बीच में है? जो राजगीर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है वह किस झील के बीच में है? ऑप्शन ए मुचलिंद, ऑप्शन बी घोड़ा कटोरा, ऑप्शन सी वैतरणी सरोवर, ऑप्शन डी बिजली घर। इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा कटोरा। जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है वह घोड़ा कटोरा झील में स्थित है, जो 5 छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह 25 नवंबर 2018 को नालंदा के राजगीर में 70 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण नीतीश कुमार ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा कटोरा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि किन 2 नदियों के बीच संवाद है? विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? ऑप्शन ए सतलज और चिनाब, ऑप्शन बी सतलज ब्यास और सतलज, ऑप्शन सी चिनाब और रावी, ऑप्शन डी ब्यास और झेलम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यास और सतलज। विश्वामित्र नामक एक ऋषि और ब्यास और सतलज नामक 2 नदियों के बीच संवाद है। ऋग्वेद प्राचीन वेद है, सबसे 3500 वर्ष पहले का माना जाता है ऋग्वेद। सतलज का दूसरा नाम शत्रुदी, चिनाब का अस्किनी, ब्यास का विपाशा और झेलम का वितिस्ता। ये सब किसका है? पुराना नाम है ये सब का, सब नदियों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी का सादिया धुबरी खंड है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी कृष्णा। तो बताइए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदियों
का सादिया धुबरी खंड है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो 891 किलोमीटर सादिया से धुबरी तक इसका लंबाई है। ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में विस्तार 916 किलोमीटर है। 916 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहती है। और सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं लोहित, दिबांग, मानस, सुबनसिरी आदि। भारत का पहला और सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? गंगा भागीरथी हुगली। नेशनल वाटरवेज 1 यानी कि नेशनल जलमार्ग 1 है जो 1620 किलोमीटर लंबा है। 1620 किलोमीटर लंबा है। अगला प्रश्न, वन को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, पंचायत। इसका सही उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची में रखा गया है। किसको? वन को भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। कब? 1980 में। 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और 1988 में राष्ट्रीय वन नीति। अगला प्रश्न, वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है क्या कहलाता है? वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है क्या कहलाता है? समानांतर लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, अवतल लेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस, जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा है। उत्तल लेंस वही इसके उल्टा हो जाएगा, बीच में मोटा और किनारे पतला है। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, 1981 में इसरो ने भारत का प्रथम भू-अस्थायी उपग्रह प्रक्षेपित किया, क्या कहलाता है? बताइए, 1981 में इसरो ने भारत का प्रथम भू-अस्थायी उपग्रह प्रक्षेपित किया, उसे क्या कहते हैं? आर्यभट्ट, एप्पल, भास्करल, इनसाइट 1B। इसका सही उत्तर हो जाएगा एप्पल। जो 19 जून 1981 को इसरो ने भारत का प्रथम भू-अस्थायी उपग्रह प्रक्षेपित किया। इसरो की स्थापना को हुआ था 1969 में। अगला प्रश्न, पाचक एंजाइम किसमें विद्यमान होते हैं? पाचक एंजाइम किसमें विद्यमान होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, लाइसोसोम, राइबोसोम। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। यह ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों को पचाने में सक्षम है। कौन? लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे ऊर्जागृह कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री कहते हैं। अगला प्रश्न, मूंगफली में टिक्का रोग किस रोगजनक के कारण होता है? ऑप्शन ए सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, ऑप्शन बी प्यारिकुलिक ओरिजा, ऑप्शन सी जेंथोमोनस स्ट्री, ऑप्शन डी टैंगरो विषाणु। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। क्या होगा? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। अगला प्रश्न है, आरएस फैक्टर की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर, चार्ल्स रिचर्ड, विलियम हार्वे, रियाल्डो कोलंबो। इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने आरएस फैक्टर की खोज की थी। कब की थी? 1940 में। 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर ने आरएस फैक्टर की खोज की थी। आरएस मतलब क्या होता है? रिसर्च फैक्टर। आरएस का फुल रिसर्च फैक्टर कहते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? B7 का रासायनिक नाम, ऑप्शन ए पेंटोथेनिक अम्ल, बायोटीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, फोलिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बायोटीन। B7 को क्या कहा जाता है? बायोटीन भी कहा जाता है।
विटामिन ए को रेटिनॉल, B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी को कॉलीकैल्सिफेरॉल और विटामिन के को फाइलोक्विनोन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? ऑप्शन ए बुध और शनि, ऑप्शन बी शुक्र और यूरेनस, ऑप्शन सी यूरेनस और बुध, ऑप्शन डी नेपच्यून और मंगल। इसका सही उत्तर होगा शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं और बाकी सब पश्चिम से पूर्व। ग्रह कितने होते हैं? ग्रह होते हैं 8, कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य के सबसे निकट बुध होता है, मरकरी सूर्य का सबसे निकट मरकरी यानी बुध। सांझ का तारा, भोर का तारा या सबसे गर्म ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र को। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। जीवन वाला ग्रह यानी कि जिस पर जीवन संभव हो और नीला ग्रह किसको कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी पर ही जीवन संभव है इसलिए जीवन वाला ग्रह और नीला ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह किसको? मंगल को। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे ठंडा, यह सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ठंडा ग्रह कौन है? यूरेनस। अगला प्रश्न, पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी की अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए अपसौर, उपसौर, अपभू, उपभू। क्या पूछा है? पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभू। जो अपभू है यह पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, अपसौर और उपसौर अधिक लोग मारेंगे। ऑप्शन अधिक लोग यही चुनेंगे क्योंकि अपसौर और उपसौर हमेशा सुने रहते हैं। अपभू और उपभू जो पृथ्वी और सूर्य के बीच है उसे पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी को पृथ्वी और सूर्य की सबसे अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी को अपभू और न्यूनतम दूरी को उपभू कहते हैं। ठीक है। अपसौर और उपसौर किससे किससे संबंधित है? पृथ्वी और सूर्य से। अपभू और उपभू किससे संबंधित है? पृथ्वी तथा चंद्रमा से। तो चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अपभू। अगला प्रश्न, कौन सा अभयारण्य बिहार में स्थित है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध अभयारण्य, भीम बांध अभयारण्य, पंत अभयारण्य, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी कहाँ पे हैं? बिहार में हैं। बिहार में और कौन कौन है? परमार डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है? बिहार के अररिया में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। और जो गौतम बुद्ध है यह गया में है। भीम बांध कहाँ पे है? मुंगेर में। और पंत अभयारण्य नालंदा में है। चलिए अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8, 71.2, 52.5, 23.5। इसका सही उत्तर हो जाएगा 61.8। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8 है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की बाल लिंगानुपात कितना है? बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है 935, 918, 938, 925। इसका सही उत्तर हो जाएगा 935। जो बाल लिंगानुपात है बिहार की कितना है? 935। बिहार की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ 40 लाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ 40 लाख थी। भारत की जनसंख्या का 8.6% है बिहार की जनसंख्या। और बिहार का लिंगानुपात है प्रत्येक 1000 पुरुष पर 918 महिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए तो प्रैक्टिस सेट आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।